हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना जीके का जीके जीएस के लिए एक नया टॉपिक यानी जीके जीएस की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग आज से। आज का हमारा स्टार्टिंग होगा इतिहास से। हम लोग डेली कुछ कुछ टॉपिक को कवर करेंगे इस तरह से इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब धीरे धीरे कवर करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है इतिहास, भारत एवं भविष्य प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे आज हम लोग। और इसी तरह डेली 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा। जितना टॉपिक हो सकेगा हम लोग कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। फिर आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल का टाइम रहा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर उत्तर वैदिक काल का टाइम रहा है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इनके कालखंडों को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो पुरापाषाण काल, काल, स्थल और प्राप्ति, यानी पुरापाषाण काल में क्या क्या कहाँ से मिला है। तो पुरापाषाण काल का भीमबेटका गुफा चित्र मिला है। भीमबेटका गुफा चित्र। मध्य पाषाण काल में सरायनाहर राय और महादहा से हमको मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिला है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला है? सरायनाहर राय से और महादहा से। चौपानी मांडो स्थल है, यहाँ से हमको मिला है वन्य धान का प्रमाण। वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। आदमगढ़ और बागोर, इन दोनों जगहों से हमें मिला है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ और बागोर से। यहाँ से मिले में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। और नवपाषाण पे आते हैं हम लोग। नवपाषाण काल में क्या होता है? इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिया का विस्तार। तो नवपाषाण काल में ये प्रमुख चीजें हुई 3। कृषि का विकास हुआ, आग का प्रयोग किया सबसे पहले और पहिए का विस्तार हुआ। कोल्डिवा से क्या मिला हमें? कोल्डिवा से मिला हमको प्रथम चावल का साक्ष्य में कोल्डिवा से मिला। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है। तो बुर्ज होम से मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल मिला है। चिरांद से पशु हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण मिले हैं। चिरांद से हमको पशुओं की हड्डी मिली और हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। संगन, कल्लू, पिपली हिल, उत्तर नूर, इन जगहों से हमको राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। संगन, कल्लू, पिपली हिल और उत्तर नूर से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं सिंधु सभ्यता पे। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की मान्य तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व पर। कार्बन 14 द्वारा विश्लेषित है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक ये समझते हैं। उत्तर में मांडा यानी चिनाव तट पर, उत्तर में इसका विस्तार है मांडा चिनाव तट तक। दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी के तट तक। पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट तक।
पश्चिम में सुतका गेंडोर दशक तक, पश्चिम में सुतका गेंडोर दशक तक। चलते हैं अगले सवाल पर आगे। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, सबसे पहला स्थल है सिंधु सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? माउंट गोमरी जिला, आज कहाँ स्थित है उसके बारे में बताया गया। फिर उत्खननकर्ता कौन है वो बताया गया, खोज किसने की वो बताया गया, और फिर प्राप्ति क्या क्या प्राप्त हुआ से वो बताया गया। माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर बाएं साइड में हमारा हड़प्पा स्थित है। उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की। क्या क्या मिला है हड़प्पा से? विशाल स्नानागार मिला है, आर्य विशाल स्नानागार मिला है, समाधान 837 मिला है, नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है, आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है, आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला है? कहाँ स्थित है मोहनजोदाड़ो? सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के उत्खनन करता है राखालदास बनर्जी। खोज कब हुई? 1922 में। यहाँ क्या क्या मिला है? बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। मोहनजोदाड़ो में एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। इसके 3 मुख हैं। लोथल, लोथल भोगवा नदी, लोथल है भोगवा नदी तट पर अहमदाबाद गुजरात में। लोथल की उत्खननकर्ता कौन है? एस.आर. राव। लोथल का जब खोज कब हुआ? 1955 में। लोथल से क्या क्या मिला? 3 युगल समाधिकरण, 3 युगल समाधिकरण मिला लोथल में। डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा मिला लोथल में। मनके बनाने का कारखाना मिला लोथल में, मनके बनाने का कारखाना लोथल में मिला। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का स्केल यानी पैमाना मिला कहाँ से? लोथल से। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ रण गुजरात में धौलावीरा है। यहाँ इसके उत्खनन करता है R.S. बिष्ट, R.S. बिष्ट इसके उत्खनन करता है। खोज है 1967 से 68 में। J.P. जोशी और R.S. बिष्ट दोनों उत्खनन करता है इनके। खोज R.S. बिष्ट ने 1990-91 में की और J.P. जोशी 1967-68 में की। धौलावीरा से क्या मिला? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था। धौलावीरा से हमें उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिली, यानी शैलकृत जलकुंड मिला। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में क्या क्या मिला? कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। बीबी लाल, बीके थापड़, इन 2 लोगों ने उत्खनन किया। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापड़ ने। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में हुआ। यहाँ से क्या मिला? ये मिलने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल क्वेश्चन बनता है। तो कालीबंगा से हमें मिला कच्ची ईंटों के बने भवन मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप आने के साक्ष्य मिले। भूकंप आने के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा राजस्थान में। प्रायः सभी घरों में कुएं मिले, सभी घरों में कुएं कहाँ मिले? कालीबंगा राजस्थान में। अगला है स्थल हमारा राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी या सरस्वती नदी तट पर हिसार हरियाणा में राखीगढ़ी है। इसके उत्खनन करता है सूरजभान। राखीगढ़ी के उत्खनन करता है सूरजभान। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। फिर आते हैं अगला है बनावली। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद हरियाणा में बनावली है। बनावली की उत्खननकर्ता कौन है? R.S. बिष्ट, सन 1973 से 74। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिली। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिली है। रोपड़, रोपड़ कहाँ? सतलुज नदी पंजाब। रोपड़ सतलुज नदी तट पंजाब। रोपड़ के उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा, सन 1953 से 56। मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपड़ से। कुल स्थल कितने हैं?
कुल संख्या 4 है, वेदों की कुल संख्या 4 है। अगला टॉपिक हमारा वेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। बोग बोग जकोई अभिलेख में उत्खलित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य, इन सबका नाम कहाँ लिखा हुआ है, मिला है? बोगजोई अभिलेख में। बोगजोई अभिलेख में। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। इंद्र देवता है। उसके बाद अग्नि देवता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से? वेदत्रयी। वेदत्रयी में 3 वेद आते हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता है। संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक है। अभी 10 मंडल है। मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई। मूल वैदिक साहित्य को समझाने के लिए 6 वेदांग ग्रंथों की रचना की गई है। कौन कौन से? शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये क्या है? 6 वेदांग है। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद और व्याकरण, ज्योतिष। ऋग्वेद के मंडल देख लेते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में क्या है? प्रथम मंडल के रचयिता है मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा आदि। ये प्रथम मंडल के रचयिता है। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? घृतस्मद द्वितीय मंडल के रचयिता। तीसरा मंडल है। तीसरा मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र तीसरे मंडल के रचयिता है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। चौथा मंडल का रचयिता है वामदेव। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव है। और चौथे मंडल में कृषि से संबंधित मंत्र है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित मंत्र है। पांचवें मंडल यानी पंचम मंडल का रचयिता कौन है? अत्रि। षष्ठम मंडल का रचयिता भारद्वाज। सप्तम मंडल का रचयिता है वशिष्ठ। और सप्तम मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है। कौन से मंडल में? सप्तम मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है। अष्टम मंडल में रचयिता कौन है? कर्ण और अंगिरस अष्टम मंडल के रचयिता है। नवम मंडल का रचयिता है ऋषिगण। नवम मंडल का रचयिता कौन है? ऋषिगण। नवम मंडल को ही सोम मंडल कहा जाता है। नवम मंडल जो है उसको सोम मंडल कहा जाता है। दसम मंडल ये आखिरी 10वां मंडल। दसम मंडल के रचयिता कौन है? विमदा, इंद्र, सची व अन्य लोग इसके रचयिता है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है, यानी चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। पुरुष सूक्त चारों वर्णों का वर्णन किसमें किया गया है? 10वें मंडल में। अब वैदिक कालीन प्रमुख नदियां देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं पहले। वैदिक साहित्य का विकास। संहिता कितनी है? संहिता में क्या क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये किसमें आता है? संहिता में आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संहिता में आता है। ब्राह्मण में क्या क्या आता है? संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। आरण्यक क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना वनोन्मुखी। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना वनोन्मुखी। तो वनों में किसकी रचना है? आरण्यक की। उपनिषद क्या है? आरण्यक का विशिष्ट भाग है उपनिषद। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। भारतीय दर्शन के स्रोत क्या है? उपनिषद। वेद और उपवेद।
वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद का ऋत्विक है होता, ऋत्विक है होता। उसका संकलन क्या है? ऋचाओं का संकलन है, ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद का ऋत्विक क्या है? अधर्व, अधर्व। संकलन क्या है इसका? यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त, क्या है? यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त। सामवेद, सामवेद का उपवेद क्या था? गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद हमारा गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद का ऋत्विक क्या है? गांधर्व वेद का ऋत्विक हमारा उद्गाता, उद्गाता। संकलन गीतों का संकलन है, गीतों का संकलन है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और ऋत्विक क्या है इसका? ब्रह्म। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय, अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय है। ऋग्वेद में सारी ऋचाओं का संकलन है, यजुर्वेद में यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त है, सामवेद में गीतों का संकलन है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय है। वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ, वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, झेलम को क्या बोलते थे? वितस्ता। स्वात, स्वात नदी क्या बोलते थे? सुवास्तु, सुवास्तु। घग्गर नदी को द्रसद्वाती, द्रसद्वती, घग्गर नदी को द्रसद्वती बोलते थे। गोमन, गोमती, कुर्रम, क्रोमो, काबुल, कुभा, काबुल, कुभा। गंडक, सदानीरा, गंडक, सदानीरा। सतलज, सतुद्री, व्यास, बिपाशा, रावी, परसुड़ी, चनाव, अस्किनी, चिनाव, अस्किनी। 12 रत्निन शतपथ ब्राह्मण में वर्णित, 12 रत्निन कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण में इनका वर्णन है। कौन कौन सा है? ग्रामणी, युवराज, पट्ट महिषी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अछवाप, छता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल, गाविकत, ब्राह्मणी। 16 संस्कार, 16 संस्कार कौन कौन से हैं? 16 संस्कार हमारे, पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, लास्ट है अंत्येष्टि, लास्ट है अंत्येष्टि। चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में है। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है? जबालोपनिषद में, जबालोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख है किसमें? जबालोपनिषद में। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये क्या है? 4 आश्रम है। विवाह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? विवाह के प्रकार है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, ये सब विवाह के प्रकार है। अब आते हैं वेद, शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और विशेष पर। तो ऋग्वेद की कोई शाखा नहीं है, तो ऋग्वेद में कोई शाखा नहीं, लेकिन ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय, कौशितकी, कौशितकी को संख्यान बोलते हैं। आरण्यक कौन सा है? ऐतरेय, कौशितकी। उपनिषद है ऐतरेय, कौशितकी। विशेष क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय, यज्ञ एवं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय, यज्ञ एवं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग का वर्णन कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। यजुर्वेद, यजुर्वेद की शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। आरण्यक है तैत्तिरीय, मैत्रेयी। उपनिषद है तैत्तिरीय, मैत्रेयी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद। यजुर्वेद का विशेष क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, कथन
बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, जल प्लावन की कथा, विधेय माधव की कथा, पुरुरवा उर्वशी का आख्यान का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद में देता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद देता है। तैत्तिरीय उपनिषद देता है। कृष्ण यजुर्वेद की दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या क्या है? कर्ण, वाजस्नेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? वाजस्नेयी संहिता, मध्यान्हिंद्री। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण है, तैत्तिरीय और शतपथ। शतपथ का आरण्यक है बृहदारण्यक। इसका उपनिषद कौन कौन सा? ईशोपनिषद और बृहदारण्यक। ये क्या है? यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद शाखा का आरण्यक है, उपनिषद है। आते हैं सामवेद पर। सामवेद है। सामवेद का शाखा क्या है? सामवेद की शाखा है कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। ये सामवेद की शाखा है। और सामवेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश को तांडव बोलते हैं। छांदोग्य सामवेद का है। जैमिनीय सामवेद का है। षड्विश, ये भी क्या सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, छांदोग्य, जैमिनीय, षड्विश। आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद का आरण्यक ग्रंथ है छांदोग्य और जैमिनीय। छांदोग्य और केन इनके उपनिषद है। छांदोग्य और केन सामवेद के उपनिषद है। विशेष क्या है सामवेद में? छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। ये इम्पोर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद में ही सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। इसमें सत्यकाम जावाल कथा है। उद्दालक, आरूढ़ी व श्वेत केतु संवाद इसमें मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद क्या है? आरण्यक है और ब्राह्मण ग्रंथ भी। किसका? सामवेद का। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शौनक, पिप्पलाद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शौनक और पिप्पलाद। शाखा है, ब्राह्मण ग्रंथ में शाखा है। अथर्ववेद की शाखा क्या है? शौनक और पिप्पलाद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपद। इसमें आरण्यक नहीं है। कौन से वेद में आरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है। उपनिषद क्या क्या होता है? अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडको, मांडुक्य, प्रश्न। अथर्ववेद के उपनिषद है। मुंडोक उपनिषद में सप्तमेव जयते का उल्लेख है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। मुंडकोपनिषद में सप्तमेव जयते का उल्लेख है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जैन धर्म से शुरू करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे ताकि एग्जाम तक सब हो जाए। तो आज प्राचीन इतिहास का हमने क्या क्या खत्म किया? प्रागैतिहासिक काल देख लिया। उसमें देख लिया कौन सा स्थल है, कहाँ क्या मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया। विशाल स्नानागार ये सब हो गया। और ऋग्वेद वैदिक काल देख लिया। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे
क्या? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए